आज अपने स्टडीज की तरफ चलते हैं और हमारे पास कल जो हमने आपको बात की थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और कल हम आपके पास थे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन डिस्कस किया था हमने, उसमें थोड़ा सा एडिशन करते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हम कल जो बात कर रहे थे तो हमने आपसे कहा था हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या था, क्या इम्पोर्टेंस थी उसकी, वो आपसे डिस्कस कर चुके थे। ठीक है जी। तो अब उसमें एक चीज़ और, जो क्वेश्चन हमने आपको नहीं दिया होगा यकीनन, क्वेश्चन हम उसमें जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन आता है वो एज इट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ठीक है, 2012 में, 2014 में, 2012 और 14 दोनों में आपको मिलेगा। और सिंपल टाइप का आपने इसमें इसका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की डेफिनेशन लिखी एंड देन उसके कैरेक्टर्स को डिफाइन कर दिया। नोट डाउन कर लिया जी पेज नंबर 35 पर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अभी रिसेंटली और सप्ली में भी आपसे पूछा गया था कि जी ये जो हाउ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाउ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हेल्पफुल in locomotion of earthworm, in locomotion of earthworm। ठीक है, तो ये हमें एक रीजन टाइप कह लें आप इसको, हाउ हाइड्रोस्केलेटन हेल्पफुल इन लोकोमोशन ऑफ अर्थफॉर्म। तो ये हमने रीज़न अभी रिसेंटली आप लास्ट फ्यू इयर्स में देख सकते हैं। और प्लस सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में आपको ये, अगर आपके पास पेपर्स होंगे अवेलेबल तो आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है जी। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को आपने फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन एज अ स्केलेटन की बात तो नहीं की थी, लेकिन जेट प्रोपल्जन की बात आपने वहाँ पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी, यकीनन याद होगा ना? क्या याद है? ये याद है कि आपने जेलीफिश की मूवमेंट का थोड़ा सा जिक्र किया था वहाँ, और आपने कहा था कि जी वो जेट प्रोपल्जन की मदद से मूवमेंट करती है। यहाँ भी हम उसको आगे जाकर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसका स्केलेटन भी जो होता है वो हमारा हाइड्रोस्टैटिक होता है, और वो वहाँ हेल्प कर रहा होता है हमारी जेलीफिश को मूवमेंट में। ठीक है, क्योंकि वो जेट प्रोपल्जन बना रहा होता है, स्क्वीजिंग कर रहा होता है बार बार उसका अम्ब्रेला स्ट्रक्चर, और बार रिपीटली ऑल्टरनेटली वो पानी को आउट करता है और पानी को इन करता है। तो इसका पूरा मैकेनिज्म हमारा इसी चैप्टर में हम लोकोमोशन इन जेलीफिश देखेंगे, तो आपको वहाँ दिखा देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारी क्वेश्चंस और कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स थे जो हमने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की आपसे डिस्कस की। अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा जनाब, वो है कुछ क्वेश्चन नजर आ रहा है, मैं देख लूँ जनाब। सर जेट प्रोपल्जन क्या है? बिल्कुल जी। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। आवाज़ तो क्लियर आ रही है ऑलमोस्ट सबको जी, मेरी आवाज़ सबके पास बिल्कुल ठीक जा रही है सिवाय एक बच्चे के। अगर ठीक है तो फिर यस कर दीजिए। और जेट, आपने जो सवाल एक स्टूडेंट ने पूछा है सर जेट प्रोपल्जन, तो वो हमारा, हमने अभी आपसे कहा कि वो आगे चलकर आपको क्लियरली बताया जाएगा। ठीक है, और वो हमारा जो है वो, मेरी आवाज़ चेक कीजिएगा।
मैं भी चेक करवाता हूँ आवाज। एक दो स्टूडेंट को मसला है, बाकी सबको ओके है। ठीक है, तो ये जेट प्रोपल्जन का हम आपको आगे चलकर दिखाते हैं जी। पूरा डिटेल होगी, मैकेनिज्म होगा। तो ऐसा तो नहीं इसकी वजह से हो रहा। हाँ थोड़ा सा कर, ठीक है जी। चलें, अब देखिए जरा आवाज मेरी ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है कि नहीं? आवाज हमारी इंशाल्लाह जब क्लास में आएंगे तो फिर आपको आवाज मिलेगी बहुत अच्छी सी। यहाँ माइक में ऐसा कभी कभी डर लगता है कि मैं जोर से बोलूं और माइक शाइक जो है वो कहीं अंदर से खराब हो जाए, या आप लोगों के कान वान कहीं खराब हो जाए है। तो इसलिए ज़रा वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। और फिर ये शायद मे भी मेरे बिल्कुल सर के ऊपर फैन चल रहा था तो इसको मैंने भी साइड किया। तो डेफिनेटली जो हवा होती है, अगर वो भी नॉर्मल माइक में, आपने देखा होगा माशाल्लाह से आप लोग तो टिकटॉक बनाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी सी, तो उसमें आप देखिए कि आप अगर अच्छी वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप माइक पर एक फोम, एक लेयर यूज करते हैं। उसकी बेसिक वजह ही यही होती है कि आवाज़ हवा से डिस्टर्ब हो रही होती है। अगर आपने नॉर्मल माइक को किसी ऐसी साइड पर बैठे हैं जहाँ हवा तेज है। तो इसी तरह भी मेरे बिल्कुल सर के ऊपर फैन लगा हुआ था तो मैंने उसको साइड में किया। तो डेफिनेटली क्लियर हो गई होगी सबकी आवाज़। तो बस ये आवाज़ वाला मामला था, सवाल आपका यही था। चलते हैं आगे। और एक सवाल जो आपने कहा अब कि जी सर जेट प्रोपल्जन क्या है, तो वो मैंने आपसे कहा कि आगे चलकर हमारे पास इसी चैप्टर में टॉपिक है, वो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं जनाब। और सेकंड हमारी जो टाइप है स्केलेटन की वो कहलाती है एक्सो स्केलेटन। एक्सो का मतलब बताने की जरूरत नहीं होगी यकीनन हमारे स्टूडेंट्स को, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, बाहर की तरफ। तो स्केलेटन विच लाइज आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। तो ये स्केलेटन कहाँ होगा? बॉडी से बाहर होगा। ठीक है, हाइड्रोस्केलेटन कहाँ था? हाइड्रो पानी के पूरी बॉडी के इनसाइड जो कैविटी है उसमें कोई ना कोई फ्लूइड वहाँ मौजूद है, और वो फ्लूइड हाइड्रो एज स्केलेटन फंक्शन कर रहा है। एक्सोस्केलेटन की प्रॉपर्टीज को देखते हैं अगर आप, तो बहुत हार्ड होता है, इट इज हार्ड, नॉन लिविंग एक्सटर्नल कवरिंग। ये लिविंग नहीं होता, नॉन लिविंग होता, इसीलिए मसले प्रॉब्लम क्रिएट करता है एनिमल्स की लाइफ में। क्या करेगा अभी देखते हैं आगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। तो इट इज फॉर्मेशन कहाँ से हो, बनेगा कैसे? तो इट इज secreted by the outer epidermal layer of the animal body itself। हमारे एनिमल बॉडी के जो एपिडर्मल लेयर है, जैसे हमारी है एपिडर्मल लेयर, तो आपकी एपिडर्मल लेयर में हेयर्स मौजूद है ना, हेयर्स की रूट मौजूद होती हैं तो वो हेयर को ग्रो करती हैं। इसी तरह से हमारे एनिमल जिनमें एक्सोस्केलेटन मौजूद है वो हमारे पास एपिडर्मल लेयर की स्पेशल सिक्रीशन से प्रोड्यूस होता है, बनता है। उन सिक्रीशंस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो आप देख सकते हैं। Exoskeletons are made up of different material like silica, lime means calcium carbonate, chitin and scales। तो ये एक्सोस्केलेटन के डिफरेंट मटेरियल्स हैं। सिलिका आपको याद होगा यकीनन, आपने 1947 में पढ़ा था एक टॉपिक, कौन सा? स्पंज, फाइलम स्पंज। कौन बता रहा है वहां पर सिलिका का जिक्र था? जल्दी से बताइएगा जरा, चंद सेकंड में। आप लोगों में से किसी को इस वक्त याद नहीं आ रहा तो आपने सिलिका जो वहां पढ़ा था बेटा, वो एक्सोस्केलेटन ऑफ स्पंज में आपने, जब आप फाइलोजेनी कर रहे थे अपने स्पंज की 3 क्लासेस के नाम आपने पढ़े होंगे, तो उसमें आपने एक एक लाइन में एक एक करेक्टर पढ़ा था कि जी हमने इनको अलग अलग क्यों किया है, क्योंकि किसी की बॉडी में एक्सोस्केलेटन फाइबर्स का है, किसी में कैल्शियम कार्बोनेट का है और किसी में सिलिका है। ठीक है, सिलिका क्या होता है?
ये भी पूछूं? जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इसको और बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे शायद। कोई मैन्युफैक्चरिंग आपकी आती है शीशा या ग्लास बनाने के लिए, उसमें पढ़ेंगे ना, तो इसलिए मुझे यहाँ इसकी केमिकल नेचर बताने की जरूरत नहीं। ये वेरी गुड जी, केमिस्ट्री में पढ़ा था, बिल्कुल ठीक कहा जी, मैंने भी आपको याद दिलाया ना अभी केमिस्ट्री। तो बायो में भी पढ़ा था बेटा, 1947 में पढ़ा था, 1947, जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था ना, उससे 2 दिन पहले पढ़ा होगा। और वो पढ़ा था कि स्पंज का एक्सोस्केलेटन जो फॉर्मेशन होती है उसमें सिलिका मौजूद होता है और क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ पॉरीफेरा। तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन में एक क्लास अलग बनाई थी, वो सिलिका उसमें मौजूद होता है एज एक्सोस्केलेटन मटेरियल। एक में लाइमस्टोन होता है, एक में फाइबर्स होते हैं। ठीक है जी। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट डेफिनेटली आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही है, ये तो बताने की जरूरत नहीं ना। काइटिन आपको याद नहीं होगा, शायद ये भी हमने फर्स्ट ईयर में इसको डिस्कस किया था कहीं। और माशाल्लाह से हमारे बच्चों की याददाश्त कमजोर होती है। तो बहरहाल कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है इसमें, और वो हमारा कहलाता है काइटिन के मॉलिक्यूल्स। और ये काइटिन भी हार्ड होता है, और स्पेशली हमारे जो इंसेक्ट हैं उनके ऊपर या उनकी जो फर्स्ट लेयर है एक्सोस्केलेटन, वो ये काइटिन से ही मिलकर बनती है। ठीक है। स्केल भी होते हैं आपको मालूम है, और स्केल फिश में भी देखे आपने, रेप्टाइल्स पे भी देखे आपने, ठीक है ना। बिल्कुल जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। एक आंसर, आंसर तो नहीं बल्कि बात, एक बात बताई जा रही है। यस सर, काइटिन प्लांट्स की सेल वॉल में भी एग्जिस्ट करता है। तो प्लांट ना कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, आप फंजाई कह लें। ठीक है। काइटिन अगर प्लांट की सेल वॉल में होगा तो फिर वो एनिमल लाइक करेक्टर में चला जाएगा, प्लांट में नहीं जाएगा ना। तो इसलिए जो हमारी फंजाई होती है उसकी जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल में हमारे काइटिन प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए हमने फंजाई को प्लांट से अलग रखा। और फिर उसका करेक्टर कुछ ऐसे हैं जो एनिमल में भी नहीं है, प्लांट में भी नहीं है, तो हमने उसको पूरा एक ग्रुप ही फंजाई का अलग बना दिया। फर्स्ट ईयर में ये भी आपने चैप्टर नंबर 8 में बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा। ठीक है। अब वही वाली बात है कि बहुत पुरानी बातें हैं तो कहाँ याद रहती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, याद रखनी है, अब सेकंड ईयर को अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक्सोस्केलेटन फाउंड इन इनवर्टेब्रेट्स, बट सम हायर एनिमल्स आल्सो पॉसेस एक्सोस्केलेटन। ठीक है जी। इनवर्टेब्रेट में मैंने भी मिसाल दी थी आपको, हमारी कौन सी इंसेक्ट की मिसाल दी थी आपको, स्पंज की अभी आपके सामने मिसाल आई, सिलिका उसमें मौजूद है। स्केल मैंने हायर एनिमल्स में भी आपसे जिक्र किया कि स्केल आपके मौजूद हैं कहाँ, फिशेस में है, रेप्टाइल्स में है। ठीक है। मैमल में एक्सोस्केलेटन मौजूद है, कोई बता सकता है, क्योंकि हम हायर एनिमल की बात कर रहे हैं, तो हायर एनिमल तो मैमल सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो क्या मैमल में एक्सोस्केलेटन मौजूद है? जल्दी से बताइए भाई, कौन बता रहा है? तो 5 आप लोगों में से एग्री नहीं है, और आपने कहा कि जी हायर एनिमल लाइक मैमल हैव नो एक्सोस्केलेटन। और एक बच्चे ने कहा कि जी आई थिंक सम मैमल्स हैव एक्सोस्केलेटन। तो उन्होंने कहा जी हो सकता है कि ऐसा हो कि जी किसी मैमल में एक्सोस्केलेटन हो, किसी में ना हो। ठीक है जी। तो इन्होंने 50-50% बात कर दी। अब क्या करें, किसकी बात सुने? तो बहुत आसान सी मिसाल आपको देता हूँ, फिर आप खुद ही बता दीजिएगा। आपके पास नेल्स हैं, नाखून हैं,
क्या वो नेल्स आपका एंडोस्केलेटन है या हाइड्रो है या एक्सो है? आपके पास हेयर्स हैं, बाल हैं। और एक बच्चे ने कहा सर जब लिखा है तो होगा भी। ये क्या बात हुई? कहाँ लिखा है? हैं? जो हमने अभी लिखा है तो हम झूठ भी लिख सकते हैं ना कभी कभी। अभी तो मैं क्लास आपकी ले रहा हूँ ऑनलाइन। तो जब आपको क्लास में हम फिजिकली पढ़ा रहे होंगे तो कभी कभी मैं ऐसा भी करूंगा कि बहुत सी बातें, एक दो बातें आपको गलत भी बताऊंगा जो प्रीवियसली आप पढ़ चुके होंगे, देखने के लिए कि बच्चे सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। सर ये पॉइंट एज अ शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। कौन सा पॉइंट बेटा? होता है एक्सोस्केलेटन मैमल में। बहुत देर बाद हमारे पास एक आंसर ठीक आया जी, विद एग्जाम्पल, यानी कि आपके नेल्स, आपके हेयर्स, हूफ, हॉर्न, ये सब मैमल्स में, हायर मैमल्स में एक्सोस्केलेटन्स हैं। ठीक है जी। होल बॉडी कवर्ड अप नहीं है एक्सोस्केलेटन में, बट पार्ट्स हमारे पास छोटे छोटे एक्सोस्केलेटन के प्रेजेंट है। अच्छा, ये जो आपने सवाल पूछा है एक बच्चे ने कि सर ये पॉइंट एज शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, तो इसका कोई शॉर्ट नोट नहीं बनेगा हमारे पास। ये तो रीजन में अगर आपसे छोटी सी बात कह दी जाए कि जी मौजूद है कि नहीं, ऐसा कुछ वैसे होगा नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट में जी, एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सोस्केलेटन्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट की जो मिसाल हम आपको रखेंगे आपके सामने, वो डेफिनेटली हमें बिल्कुल सेपरेटली थोड़ा सा पॉइंट आउट करती है, और वो है फोरामेनिफेरा। फोरामेनिफेरा एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन हमें नजर आता है। फिर क्लास एंथोजोआ जो सिलिंड्रेट या नाइटेरियन की क्लास थी, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। मोलस्का, स्नेल्स आपने देखी है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। तो ये वही सिक्रीशन होती है उसकी बॉडी के एपिडर्मल लेयर से, और फिर ये एयर के साथ मिलकर हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ की अभी मैं आपको डायग्राम दिखा लेता हूँ। काइटिन, सेकेंडली हमने कहा आर्सिला, ये भी प्रोटोजोआ है, और चैप्टर नंबर 7 आपका फर्स्ट ईयर में था, वहाँ इसकी एग्जाम्पल मौजूद थी। एंड क्यूटिकल ऑफ आर्थ्रोपोड इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेटेड प्रोटीन लाइक काइटिन, और सिलिका एक्सोस्केलेटन ऑफ डायटम्स एंड रेडियोलैरियंस इज मेड अप ऑफ सिलिका। अब ये जो डायटम्स हैं, ये आपको हम दिखाएंगे, तो नहीं, मेरे ख्याल से डायग्राम है आपकी बुक में, शायद बहुत छोटी सी, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा जब आप इकोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हो, इकोसिस्टम का। तो मैरीन लाइफ को जब आप डिस्कस कर रहे हो, वहां आपको डायटम्स की डायग्राम नजर आएगी। ठीक है, डायटम्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर्स हमारे एनिमल्स हैं, और हमारे जो मैरीन इकोसिस्टम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, रेडियोलेरियंस ये लार्वी हैं, जैसे स्पंज का लार्वा आपने पढ़ा, बाइप्लेनरी लार्वा, है ना, एकायोडर्मेट्स के लार्वे पढ़े थे। तो ये लार्वी जो होते हैं उन पर भी एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। ठीक है जनाब, ये हमारे पास है, आपके पास एग्जाम्पल जो हमने आपसे बात की थी, फोरामेनिफेरा एक प्रोटोजोआ है, और इसके ऊपर हमारे कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर मौजूद है। ये यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोआ है तो डेफिनेटली यूनिसेलुलर होगा। तो ये हमारी एक्सोस्केलेटन की प्रॉपर्टीज आपके सामने थी, और ये हमारी एग्जांपल्स आ गई। एक्सोस्केलेटन इनवर्टेब्रेट्स, स्केल्स इन फिश, रेप्टाइल्स, फीदर्स हमारे बर्ड्स पर हैं, हमारे हेयर्स हैं मैमल में, वो आपकी एग्जांपल हो गई एज अ एक्सोस्केलेटन। सिर्फ थोड़ा सा अपने जहन को
हाजिर रखें, तो आप अपनी बातों को जो आप पहले प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं वो आपके जहन में फ़ौरन आ जाती है। अल्लाह ताला ने आपका ब्रेन, हमारा ब्रेन, बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे आप चैप्टर 3 में, बहुत ज़बरदस्त बनाया है जी। और ये तो हम बहुत छोटा सा पार्ट अपने इस सेकंड ईयर में बुक में देखेंगे, और इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला ने आपको अगले साल तौफीक दी और आप एमकैट में बहुत अच्छे नंबर ले आए और चले गए मेडिकल साइंस में, तो वहाँ आप ब्रेन को बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पहले मैं आगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे जाने से पहले, बल्कि पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देता हूँ आपको। तो अब आ जाती है बात कि हम एक्सोस्केलेटन को, उसके एडवांटेज देखें। ये शॉर्टली आपसे पूछा जाता है, लेकिन सिंपल वे में नहीं पूछा जाता कि एडवांटेज ऑफ एक्सोस्केलेटन बता दीजिए या डिसएडवांटेज ऑफ एक्सोस्केलेटन बता दीजिए, बल्कि एक हमारा रीजनेबल क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा जाता, तो वो मैं भी देता हूँ आपको। एडवांटेज की पहले बात करें तो एक्सोस्केलेटन गिव्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द एनिमल। आपने देखा है स्नेल्स को, है ना, स्नेल्स मोलस्का से बिलोंग करती है और उसकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर आउटर कवरिंग या शेल मौजूद होता है। तो ये उसका प्लस पॉइंट है कि उसकी बॉडी के तमाम सॉफ्ट पार्ट्स को बचाया जा रहा है, सेव किया जा रहा है थ्रू द एक्सोस्केलेटन। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। वो आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो, स्नेल्स, जब आप कभी सी व्यू वगैरह पे गए हो और वहाँ आपके हाथ में जिंदा मजल्स या स्नेल्स, या जिसको आप उर्दू में शायद सीपी का नाम भी देते हैं, बाइवॉल्वेटा जो हम जानते हैं, जिसको बायोलॉजिकल साइंस में क्लास मोलस्का की, वो अगर आपके हाथ में आया हो तो आप उसको ओपन करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप उसे बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स लगानी पड़ेगी आपको। हालांकि बहुत छोटा सा आपको एनिमल नज़र आएगा वो, लेकिन आप उसके जो वॉल हैं दोनों, वो ओपन नहीं कर पाएंगे। और बेसिकली वो जो वॉल है उनको अटैच करने के लिए जो मसल्स को रिक्वायरमेंट है, वो ये पूरी करता है कौन? एक्सोस्केलेटन। अगर एक्सोस्केलेटन ना होगा तो वो प्रोटेक्शन के लिए जो कवरिंग है एनिमल की, वो पूरी नहीं हो सकेगी ठीक तरह। इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एनिमल्स अगेंस्ट एनिमी। छुप जाते हैं, खौल के अंदर चले जाते हैं और इस तरह से अपने किसी भी दुश्मन से, एनिमी से बच सकते हैं। ठीक है ना, प्रोटेक्शन कर देता है बहुत आसान तरीके से। इट प्रोटेक्ट द बॉडी एंड गिव्स पर्टिकुलर शेप टू द बॉडी। अब इनकी बॉडी, यानी कि जो हमारी स्नेल्स हैं या मोलस्का हैं या हम किसी और की बात करते हैं, तो उनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है। इंसेक्ट की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, तो उनकी बॉडी इतनी सॉफ्ट है कि अगर वो उनकी आउटर कवरिंग ना हो तो वो अपनी शेप, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे आप हाउस फ्लाई को देख लें या मॉस्किटो को देख लें, तो बज़ाहिर आपको उसके ऊपर कोई कवरिंग नजर नहीं आएगी। अगर आप लाल बेग को देखें यानी कॉकरोच को, तो डेफिनेटली कॉकरोच में आपको ऊपर एक प्लेट्स नजर आ रही होंगी, हार्ड कवरिंग नजर आ रही। फर्स्ट ईयर में कॉकरोच का प्रैक्टिकल कॉलेज में किस किसने किया था जी? जरा जल्दी से बताइएगा मुझे। हार्ड कवरिंग नजर आती है, ऐसे ही है। जिन लोगों ने ये प्रैक्टिकल किया था, परफॉर्मेंस की थी, तो आपने देखा, आपने उनके विंग्स कट किए, उनकी टांगें, लेग्स कट की, और फिर अपर साइड से आपने उनको, डोर्सल साइड जिसे आप कहते हैं, उसकी बॉडी की जो सेगमेंट्स, प्लेट्स हैं, आपने उनको कट किया होगा। फिर प्रोथोरेक्स का जो पूरा ऊपर से कवरिंग है उसको कट किया होगा। ठीक है, तो ये अंदर से जब आप उसको ओपन करते हैं तो बॉडी बिल्कुल आपके अपने अंडर में नहीं रहती, आप उसको हिला रहे होते हैं और वो टूट रही होती है, तो इतनी सॉफ्ट होने की, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्सोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी है। ठीक है जी। अब ये तो एडवांटेज, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं एक्सोस्केलेटन। मसलन इट रिस्ट्रिक्ट द फ्री ग्रोथ ऑफ एनिमल्स।
ये ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रोक देता है, मखसूस कर देता है, स्पेसिफाई कर देता है। यकीनन हमने ऑब्जर्वेशन नहीं किया होगा, हमारी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत कमज़ोर है, लेकिन आप आज के बाद ऑब्जर्व करके देखिएगा, अगर आपके किचन में 2-4 लाल बेग, किचन वाले लाल बेग कॉकरोच, याद रखिए किचन के जो कॉकरोच है ना वो अलग होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, जो ड्रॉज वगैरह में आपको नज़र आते हैं ना, तो वो बड़े नहीं होंगे। जो बड़ा लाल बेग जिससे आप डरते हैं माशाल्लाह से, और वो कॉकरोच जो होता है वो सेवरेज वाली साइट पर आपको मिलता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। उसको ऑब्जर्व करना तो बहुत मुश्किल काम है, उसको आप देख ही नहीं पाते। लेकिन किचन के जो कॉकरोच आपको स्मॉल साइज वाले नजर आएंगे, तो कभी कभी आप ऐसा देख रहे होंगे या देखा होगा कि एक वाइट कलर का कॉकरोच कहीं घूम फिर रहा है, यहाँ आराम से बैठा हुआ, ठीक है। वो जो वाइट कलर का कॉकरोच है वो एक्चुअल उसने अभी अभी अपनी ग्रोथ उसकी इतनी इंक्रीज हो गई थी कि अब उसका जो काइटिन का कवर है वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो उसने अपने उस काइटिन के कवर को ओपन कर दिया, और ओपन करके उसने उसमें से निकलकर बाहर आ गया, ओवरकम किया, और लाइट कलर उसको आपका शो होगा वाइट सा। ये ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे रेस्ट पोजीशन पर रहेगा, सुस्त हालत में रहेगा, और उसके बाद फिर इसकी आउटर कवरिंग दोबारा से सेट हो जाएगी, और ये दोबारा अपना जो कलर है वो उसी में आपको नजर आ जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है मोल्डिंग करना, या बायोलॉजिकली हम इस टर्म को कहते हैं एक्डाइसिस, ECDYSIS, एक्डाइसिस भी कहते, ठीक है, जिसमें ग्रोथ जब हो रही होती है आर्थ्रोपोड्स की या एक्सोस्केलेटन जिन एनिमल्स के पास है, और वो रिस्ट्रिक्ट हो रही हो, रुक रही हो, तो फिर उस ग्रोथ को कवर अप करने के लिए एक्सोस्केलेटन को उतार दिया जाता है और न्यू एक्सोस्केलेटन फॉर्म किया जाता है। इस दौरान में जैसे मैंने भी आपको कहा कि जी वो वाइट कलर का कॉकरोच है तो वो बहुत सुस्त हो जाता है, और जब तक उसके आउटर कवरिंग दोबारा कंप्लीटली फॉर्म नहीं होगी वो एक्टिव ज़्यादा अच्छा नहीं होता, और यही वो वक्त होता है जब प्रीडेटर्स इनका शिकार कर सकते हैं। जैसे लाइक हम रेप्टाइल्स में अपने स्नेक्स को देखें तो स्नेक्स भी अपनी आउटर कवरिंग उतारता है, और वो वक्त उसके लिए बड़ा सुस्त होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस इन द फ्री मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। ये मूवमेंट को फ्री होने से थोड़ा सा रोकता है। क्यों रोकता है? जैसे आप स्नेल्स को देखें तो उसके ऊपर एक अच्छी मोटी कवरिंग है, एक हॉल मौजूद है उसके ऊपर। अब वो कवरिंग क्या करेगी, जैसे आप चल रहे हैं अगर, और आपके पास जो नॉर्मल बैग है आजकल उसमें 1-2 रजिस्टर होते हैं ना, तो आप तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर उसमें कोई 50-60 रजिस्टर रखकर बैग आपको दे दिया जाए, तो अब आपके चलने के लिए क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, और फिर उसके बाद आपसे कहा जाए भागें, भागा चला ही नहीं जा रहा तो भागना कहाँ से होगा। तो इसी तरह से ये जो एक्सोस्केलेटन होता है वो हमारे एनिमल्स को फ्री मूवमेंट में रेजिस्ट पैदा करता है, मुश्किलात पैदा करता है, ठीक है जी। इट डज नॉट प्रोवाइड हेल्प ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन। ये लोकोमोशन में कोई हेल्प नहीं करता। स्केलेटन हमने पढ़ा था ना, स्केलेटन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था भाई ये लोकोमोशन में मदद देता है एनिमल, लेकिन जो एक्सोस्केलेटन है वो लोकोमोशन में उसकी कोई हेल्प नहीं है, कोई रोल नहीं, ठीक है जनाब। ये देख लीजिए जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वाइट कॉकरोच की, ये तो खैर हमारा वो बड़ा वाला लार्जर जो हमारा कॉकरोच है जिससे हम लोग डरते हैं, ये उसकी मिसाल है। ये उसका एक्सोस्केलेटन रखा है, और ये वो खुद है जिंदा लाइव सुस्त हालत में,
और थोड़ी देर बाद इसका कलर अपने नॉर्मल कलर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये स्केलेटन इस वक्त प्रोड्यूस हो रहा है ना इसके ऊपर। और ये बिल्कुल ये देखें हेड अंदर की तरफ धस गया, क्योंकि इसके अंदर एनिमल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कवरिंग है। तो इस जो प्रोसेस है जिसमें एक्सोस्केलेटन को ओवरकम कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है एक्डाइसिस या मोल्टिंग करना। ये देख लीजिए कि स्नेल के ऊपर इतना बड़ा वजन रखा है, तो ये बेचारी को चलने में, पहली चलने में बड़ी सुस्त है, तो ये वजन भी इतना जो है वो भी इसको चलने में परेशानी करता है। ठीक है जनाब, तो ये एक्सोस्केलेटन की बात आ गई। एक्सोस्केलेटन का पेज नंबर 36 पर आपके यही क्वेश्चन जो एक्डाइसिस है इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यहां पर आप क्वेश्चन लिख लीजिए, वाई एक्डाइसिस, या मोल्टिंग ब्रैकेट में कर लें, वाई एक्डाइसिस हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ अब ग्रोथ ऑफ के बाद यहाँ इंसेक्ट लिखा जा सकता है, या फिर ऑब्लिक करके लिख दें आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड। इंसेक्ट है, अच्छा इंसेक्ट का कोई नाम दे सकते हैं आपको, जैसे कॉकरोच का नाम दे दिया जी। तो वाई एक्डाइसिस या ब्रैकेट में मोल्टिंग हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से एज अ रीजन पूछा जाता है। ठीक है जनाब, ये मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आपको एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नजर आते हैं टॉपिक वाइज। क्लियर है जी, आगे चलें। एक्सोस्केलेटन में हमारे पास बात हो गई, चलते हैं एंडो, अंदर की जानिब। तो एंडोस्केलेटन, द स्केलेटन ऑफ एनिमल्स व्हिच लाइज इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। एंडो मींस ही मालूम है आपको, इनसाइड। जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमारे पास एंडोस्केलेटन में हम पहले कैरेक्टर की बात करें तो इट इज हार्ड लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है जी, सराउंडेड बाय मसल्स। तो इसके आपके स्केलेटन के चारों तरफ मसल्स मौजूद होंगे, और ये बॉडी के अंदर होगा, हार्ड होगा, सख्त होगा, और लिविंग होगा, जिंदा होगा। ठीक है, क्योंकि इनसाइड ऑफ द बॉडी है, तो नॉन लिविंग तो वहाँ मसला हो जाएगा, इसीलिए लिविंग होता है ये। क्लियर जी, सेकंड कैरेक्टर में देखें तो डेवलप्ड फ्रॉम मीजोडर्म, ये बनेगा कहाँ से, हमारी मीजोडर्म से। मीजोडर्म कौन है, हमारे पास चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 5, वहां पर आप डेवलपमेंट ऑफ चिक, एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा आता है, उसमें हम जिक्र करेंगे मीजोडर्म का। तो वहां आपको दिखाएंगे मीजोडर्म और कैसे वो फोल्ड होती है, और कैसे हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक स्केलेटन फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है। बहुत आगे तक तो डिटेल नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है हमारी, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है, और अप टू 3 जर्मिनल लेयर, उनका आपको जिक्र मिलेगा वहाँ। तो ये जो डेवलप होता है मीजोडर्म से, हमारा एक्सोस्केलेटन कहाँ से डेवलप हुआ था, हमने कहा था एपिडर्मल लेयर से एक्सक्रीट होता है या सिक्रीशन होती है, और ये कोई सिक्रीशन नहीं हो रही, बल्कि मीजोडर्म की फोल्डिंग होती है, और उन फोल्डिंग से ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब चलने जी, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा है, इट इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। ये बोन और कार्टिलेज दो चीजें होती हैं इसमें। बोन तो आप जानते हैं, बोन आपकी हड्डियां जिसे आप कहते हैं। इसी तरह जो कार्टिलेज है वो आपका सॉफ्ट
बोन भी कहलाता है। लाइक आपका कान है ना, तो कान आपका जो एक्सटर्नल एयर है, ये जो बाहर आपको नजर आ रहा है, हमारे कान के 3 पार्ट होता है, एक्सटर्नल एयर, मिड एयर और हमारा इनर एयर। तो जो एक्सटर्नल एयर है, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये दरअसल आपकी कार्टिलेज है, सॉफ्ट बोन, उर्दू में कहते हैं चबनी हड्डी, चबाने वाली हड्डी। और बोन्स दरअसल क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं। याद होगा आपको, आपने ब्लड में भी कहा और लिखा होगा कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कि दो या दो से ज्यादा चीजों को कनेक्ट करने वाले टिश्यूज। तो बोन भी हमारी बॉडी के मसल्स को कनेक्ट करने में मदद देती है और कनेक्टिव टिश्यूज के तौर पे काम करती है। नेक्स्टली मोस्टली फाउंड इन वर्टेब्रेट, ज्यादातर ये वर्टेब्रेट में मिलेगी, बट आल्सो फाउंड इन अ फ्यू इनवर्टेब्रेट लाइक स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंज। बहुत पुरानी बात याद नहीं है, अभी एक्सोस्केलेटन में आपको थोड़ी सी याद करवाई थी, और वहां आपसे कहा था सिलिका से एक्सोस्केलेटन बना होता है, और जो एक्सोस्केलेटन के पार्ट्स हैं वो दरअसल स्पिक्यूल्स कहलाते थे स्पंज में, जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता था, स्पाइन की तरह होते थे, ट्रायंगुलर होते थे, रॉड शेप होते थे, है ना। एंड कैलकेरियस प्लेट्स ऑफ स्टारफिश। और स्टारफिश जो आपने देखी है फर्स्ट ईयर में भी अपनी क्लासिफिकेशन में, तो उसके ऊपर जो आपको स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर या रफ स्किन नजर आती है, वो क्या होती है, वो कैलकेरियस प्लेट्स होती हैं। और उसके अंदर अगर आपको मतलब मरी हुई कोई स्टार फिश मिल जाए, तो घर लाकर आप उसको ड्राई करें, कोई काट पीट नहीं करने की जरूरत पड़ी, वैसे ही रखे रहने दें, आप उसको ड्राई जगह पर रख दें कि उस पर कोई इंसेक्ट ना आ जाए, चूंटियां छुटियां ना आए उसको। तो कुछ दिनों के बाद आपकी वो अपर लेयर, आपको जो उसकी प्लेट्स हैं वो नजर आ रही होंगी, साफ, मोटी। आप उनको हल्का हल्का सा उतारें, अंदर एक स्केलिटन लाइक, हड्डियां नहीं होंगी, वो प्लेट्स होंगी वो भी, और वो कहलाएंगी कैलकेरियस प्लेट्स। ठीक है। तो वो चूंकि अंदर होती हैं, आउटसाइड भी हैं, आउटसाइड तो हो गई है एक्सोस्केलेटन, और जो अंदर हुई कैलकेरियस प्लेट्स वो कहलाई एंडोस्केलेटन। ठीक है जनाब। अब हम देखते हैं जी कंपोजिशन ऑफ एंडोस्केलेटन। इसमें हम यहां से शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप लिख लीजिए पेज नंबर 36 पर, राइट द डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, या हमारा आगे बल्कि ये लिखिए पेज नंबर 38 पर, पेज नंबर 38 पर लिखिए, तो वो ज्यादा आपको अच्छी तरह से इसके करेक्टर्स नजर आ जाएंगे। तो बोन्स और कार्टिलेज, इनका डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। कभी कभी मैंने आपसे कहा कि जब आपका पेपर बहुत सॉफ्ट आ जाए, तो समझ लीजिए पेपर बनाने वाला भी कोई सॉफ्ट होगा, कोई यंग, यंग से मुराद कोई 40 साल 50 से कम का ही मतलब ना, उसे हम यंग कहते हैं टीचर को, तो वो ही होगा। और अगर वो 50 क्रॉस कर गया, तो समझ लीजिए कि वो थोड़ा सा हार्ड पेपर बनाने वाला बन जाएगा, गुस्सा जरा ज्यादा उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो पेपर बनाने वाला, अगर आपका पेपर किसी वक्त अच्छा सॉफ्ट पेपर आ गया ना, तो आप समझ जाइए किसी ने सॉफ्ट बंदे ने वो पेपर बनाया या बंदी ने बनाया। ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आपसे डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज तो नॉर्मली आपको नजर आएगा आपके 5 ईयर में कई बार, लेकिन डिफरेंस बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन ये कभी कभी आपको नजर आएगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये सॉफ्ट बंदा जो बना रहा होगा, वो ये 9th में ये पूछा जाता था, डिफरेंस बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। ठीक है। बोन्स और कार्टिलेज का डिफरेंस हमारा यहाँ पूछा जाता है। बोन्स क्या होती है जी, इट इज द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये सख्त तरीन फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की,
सॉफ्ट तरीन कौन सा था? ब्लड। और सख्त तरीन है हमारी बोन्स। कार्टिलेज की बात करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, मगर बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, बहुत ज्यादा सख्त नहीं। सख्ती तो है, जैसे कान है आपका, तो आप देख सकते हैं वो उसकी पर्टिकुलर शेप है, और शेप से वो चेंज नहीं होता है ना, लेकिन बहुत ज्यादा हार्डनेस इसमें नहीं है। उसकी भी वजह है, वो भी नजर आ जाएगी आपको। इट इज फॉर्म्ड बाय ऑस्टियोसाइट्स। टाइम मेरे ख्याल से अजानों का हो गया शुरू में। हाँ। तो अभी देख लेते हैं कि अजान होगी तो हम आपसे थोड़ी देर के लिए नमाज का ब्रेक लेंगे। तो हमारा जो बोन है, वो बोन हमारी क्या है? ऑस्टियोसाइट से फॉर्म होती है। ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं जो बोन फॉर्म करने वाले सेल्स कहलाते हैं। ये लफ्ज भी हमने कहीं पढ़ा है, फिशेस की क्लास पढ़ी थी, दो मेजर, ठीक है ना, उनमें ये लफ्ज आया था, और उनको नाम इसलिए दिया गया था बोनी फिशेस और कार्टिलेज फिशेस। जबकि हमारा जो कार्टिलेज होता है वो क्या, इट इज फॉर्म्ड बाय कॉन्ड्रोसाइट्स। अच्छा जी, नमाज पढ़ लें हम, क्योंकि अजानें शुरू हो गई हैं। तो नमाज पढ़कर हम आपसे दोबारा कंटिन्यू करते हैं क्लास को, ठीक है। तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो सेल हमारे बना रहे होते हैं कार्टिलेज। कॉन्ड्रोक्थाइस फिशेस की टाइप पड़ी थी, तो उसको हम कहते थे कार्टिलेज फिशेस। याद है कि नहीं है? होगा याद। सी, कॉलिगन फाइबर कैल्सिफिकेशन, ये कैक्सी कैल्सिफिकेशन है, सी है यहाँ पर, CAL, कैल्सिफिकेशन, ऑसिफिकेशन। तो हमारा जो ऑस्टियोसाइट होता है वो कॉलिगन फाइबर प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ फिक्सेशन ऑफ कैल्शियम आयन करता। तो उस प्रोसेस को जिसमें कैल्शियम आयन हमारी फिक्स हो जाती है उसे कहा जाता है कैल्सिफिकेशन, या उसे हम एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं ऑसिफिकेशन। ये ऑसिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन एक ही बात है, ठीक है, दोनों टर्म्स हैं। ये सिंगल सॉरी इंग्लिश में आप कैल्सिफिकेशन कर, और अगर हम टर्म बायोलॉजिकल बात करेंगे तो वो ऑसिफिकेशन कहलाएगी। तो इसमें हमारी कैल्शियम को डिपॉजिट किया जाता है विद इन द बोन, और उसी बेस पर बोन हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। जबकि दूसरी जानिब कार्टिलेज में सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनता है जो कॉलिगन लाइक होता है, कॉलिगन की तरह होता है, मगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहलाता, और इसमें कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता। कैल्शियम को डिपॉजिट नहीं किया जाता इनटू द कार्टिलेज, और इसीलिए कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट रह जाती हैं, बोन से, बोन की तरह नहीं होती, ठीक है। लास्ट में हम देखते हैं द प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट टुगेदर मेक बोन्स हार्ड एंड इलास्टिक। अब बोन्स हमारी जो होती हैं वो थोड़ी सी इलास्टिक भी होनी चाहिए ना। हार्ड का मतलब तो हार्ड होता है, और इलास्टिक का मतलब होता है लचकदार। तो आपकी हमारी बोन जो होती है वो थोड़ी सी लचकदार भी होती है, वरना हमारी बोन तो हर दूसरे दिन टूटी होती। अगर आपको याद हो, कोई छोटा बच्चा, कभी आपने, अगर आपके इलाके में ही कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि 2 4 5 साल का बच्चा तीसरी मंजिल से गिर गया जी, और वो बिल्कुल खड़ा है, उठ के बैठ भी गया, और उसको पता ही नहीं, वो बेचारा परेशान हो गया कि मैं हुआ गया मेरे साथ, लेकिन रोया भी नहीं और चोट भी नहीं लगी। एक तो कोई पत्थर वत्थर लग गया होगा तो उसको थोड़ी सी स्क्रैच आ गया होगा, बट ना उसकी हड्डी टूटी ना उसको कुछ और हुआ। हम और आप में से अगर कोई खुदा ना खास्ता दूसरी मंजिल से गिर जाए, तीसरी तो दूर की बात है, हो सकता है पहली से गिर जाए, तो पहली से गिर जाए तो हमारी टांग का अच्छा खासा फ्रैक्चर हो जाएगा, और अगर हम मुंह के बल गिरे तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी हो जाएगा।
वो क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह कि बच्चों की बोन जो होती है इस वक्त ग्रोथ कर रही होती है, तो वो लचकदार होती है, इलास्टिसिटी उसमें ज्यादा होती है। हमारे एज में तो इलास्टिसिटी बहुत कम हो गई, आपकी एज में इलास्टिसिटी थोड़ी सी कम हो गई। किससे? एज कंपेयर टू चाइल्ड। ठीक है, चिल्ड्रन की एज यानी जो हमारी कहलाती है 11-10 से पहले पहले की, एक बच्चा, एक इन्फेंट है, फिर एक उससे बड़ा हुआ, फिर एक उससे बड़ा, फिर आप टीनेजर्स हो गए। तो जितना एज वाइज आगे बढ़ती जाएगी, बोन की हार्डनेस भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी और इलास्टिसिटी कम होती जाएगी। ठीक है जनाब। अच्छा जी, इसमें हम देखें अपना नंबर 4 पॉइंट, तो नंबर 4 में हम कहते हैं इट इज थिन, पतली होगी, बहुत ज्यादा मोटी नहीं होगी, सॉफ्ट रहेगी और इलास्टिसिटी इसकी रहेगी। कान आपके बचपन से लेके और बुढ़ापे तक सॉफ्ट ही रहेंगे। नाक का अगला हिस्सा जो कार्टिलेज है वो भी आपकी इसी तरह से रहेगी, हार्डनेस नहीं आएगी उसमें, सख्त नहीं होगी और इलास्टिसिटी भी कम नहीं होगी। तो इस तरह ये कंपैरेटिव है, आप इसमें और करेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं अपने कंपैरिजन के लिए, लेकिन चार डिफरेंस बहुत होते हैं। अच्छा जी, एक सवाल पूछा है सर, जब जब बेबी बॉर्न होता है तो उसकी नेक नहीं संभलती मगर बाद में सही हो जाती है। जी, इसका बेटा हड्डी से गुजारो है। एक बात याद रखिए कि इंसान, अल्लाह ताला ने कुरान में भी इसका जिक्र किया, बड़ा बेबस है। इंसान से ज्यादा ताकतवर जानवर चूजा है ना, अंडे से निकलता है, तो देखिए कैसे भाग दौड़ रहा होता। दाना खुद खा लेगा अगर अम्मा नहीं है उसकी आसपास, या अम्मा नहीं उसको नजर आई। जैसे आप घर में इंक्यूबेट करते हैं ना, इंक्यूबेशन मशीन में, तो वो चूजा, उसने अम्मा को तो नहीं देखा ना, मुर्गी को तो देखा ही नहीं ना, मुर्गी ने उसको खाना खिलाना सिखाया, वो खुद ही खा रहा। इंसान का बच्चा पैदा होने के बाद इतना लाचार और मजबूर है कि अगर उसे माँ या कोई और इंसान नहीं संभालेगा तो मारा जाएगा। वो एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता, दूध या खाना उसको नहीं मिलेगा। तो इंसान बड़ा बेबस है, लेकिन इंसान उतना ही अपने आप को फन्ने खा समझता है। तो ना समझा करे इंसान अपने आप को फन्ने खा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो वो जो हमारी गर्दन नहीं संभलती, तो वो हमारे बॉर्न होने की जो करेक्टर्स हैं उनमें शामिल है, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको संभलना शुरू होती है। जैसे अगर आप पैरट्स की बेबीज को देखेंगे तो उनमें भी ऐसा ही होगा कि उनकी गर्दन भी नहीं संभलेगी। ठीक है, तो अलग अलग एनिमल्स में आपको कैटेगरी में अलग अलग ये शो होता है। कहीं पर ऐसा है, कहीं पर पैरट में देखें तो वो उसके पूरा जो बॉडी है वो विदाउट फीदर्स होती है, जबकि हमारा जो चिक का ये निकला है बेबी, तो आप इसमें देखेंगे इसमें सॉफ्ट फीदर्स मौजूद होते हैं। इसी तरह आप जो बॉर्न हुआ है बेबी, उसमें आप देखेंगे तो उसके सर के ऊपर वाले हिस्से में अगर आप हाथ रख के देखेंगे तो जो बोन्स हैं बिटवीन द मिड पार्ट ऑफ द स्कल, वो देखेंगे तो वहां पे गैप होगा, जगह होगी। तो वो भी खासियत है मैमल में, खास तौर पे जितने भी मैमल न्यू बॉर्न प्रोड्यूस्ड होते हैं, पैदा होते हैं, तो उनकी स्कल की बोन में एक छोटा सा गैप मौजूद होता है। ठीक है, वो भी क्यों होता है मैं अभी आपसे जिक्र करता हूँ। और नमाज के लिए चलते हैं जी, नमाज पढ़ लेते हैं और उसके बाद नमाज सबने इंशाल्लाह पढ़ ली होगी, तो कंटिन्यू कर रहे हैं जी हम अपनी बात को आगे। और हमारी बात थी एंडोस्केलेटन को कवर अप किया हमने, डिफरेंसेस आपको दिए 2 अदद, और फिर उसके बाद हम अब चलते हैं नेक्स्ट पर। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा अपना स्केलेटन। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन, आपके पास एन एडल्ट ह्यूमन एंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन। हमारे पास एक एडल्ट बंदा जो इंसान है वो 206 हड्डियां
उसमें मौजूद होती है और इज अबाउट 18% ऑफ द टोटल वेट। यानी अगर आप हमारा अप्रॉक्सीमेटली 100 kg वेट है तो उसमें 18 kg का वेट हमारी बोन्स का या हड्डियों का होगा, ठीक है, यानी स्केलेटन का होगा। तो ये हमारे पास ह्यूमन बोन है। अब हमारे ह्यूमन जो एंडोस्केलेटन है उसको हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। एक कहलाता है हमारा एक्सिल स्केलेटन। एक्सिल स्केलेटन बेस है, बुनियाद, जैसे आपने मोटरसाइकिल या गाड़ी या बाइसाइकिल का सुना होगा उसके बारे में कि जी उसमें एक एक्सिल होता है। एक्सिल वो बेस होती है जिस पर व्हील अटैच हैं, यानी उसकी टांगे अटैच हैं, हाथ अटैच हैं, यानी कि हैंडल अटैच है। और एक्सिल नहीं होगा तो ये दोनों चीज़ें आपकी अटैचमेंट कहाँ करेंगी। तो इसी तरह से एक्सिल स्केलेटन होता है और दूसरा पार्ट हमारा कहलाता है अपेंडिक्यूलर स्केलेटन, जिस पे हमने हाथों की बात की, पाँव की बात की, तो वो अटैच होती हैं टू द एक्सिल। और इन बिटवीन हमारे पास कुछ और भी होता है जी। Axial skeleton, the part of skeleton which lies at the central axis of the body is called axial skeleton. तो ये हमारा सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी होगा, एक्सिल कहलाएगा। जबकि हमारा अपेंडिकुलर जो पार्ट है, the part of skeleton which lies on two lateral sides of the central axis are called appendicular skeleton. तो लेटरल साइड पर दोनों जानिब हमारे अपेंडिज या हमारे लिम्स मौजूद होंगे और वो अटैच होंगे आपके सेंट्रल एक्सिस के साथ। तो वो वाले जो पार्ट्स हैं हमारे लेटरल साइड्स के, उन्हें हम कहते हैं पेंडिक्यूलर स्केलेटन और एक्सिल स्केलेटन हमारा सेंट्रलाइज होते हैं। अब एक्सिल स्केलेटन में हमारे पास जो बेसिकली चीज़ें होती हैं या उसके अंदर सब डिवीजन हम कर लें कि जी पार्ट्स कौन कौन से, तो दो मेन पार्ट्स उसमें नज़र आते हैं। एक होता है स्कल और दूसरा होता है वर्टेब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसे आप कहते हैं, खोपड़ी, स्कल जिसे आप कहते हैं। स्कल इज मेड अप ऑफ क्रैनियम एंड फेशियल बोन्स। क्रैनियम को आप कहते हैं ब्रेन बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें ब्रेन सिक्योर प्रोटेक्टेड रखा गया है। अगर बॉक्स खाली है तो फिर कुछ नहीं कह सकते, फिर प्रोटेक्शन किसकी करें। लेकिन अगर प्रोटेक्ट करना है तो क्रैनियम आपके ब्रेन को जो आपके पास अवेलेबल है अगर, तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। फेशियल बोन्स जो फ्रंट की आपकी बोन्स होंगी उन्हें हम फेशियल बोन कहते हैं। तो स्कल का अपर वाला पार्ट, ऊपर वाला हिस्सा क्रैनियम कहलाता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की बोन्स मौजूद होती हैं और सामने वाला पार्ट आपका फेशियल बोन्स जिसको आप फेस कहते हैं, तो फेस में आपकी डिफरेंट बोन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। क्रैनियम इज अ लार्ज ग्लोब्यूलर पार्ट विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स, 8 हड्डियां इसमें मौजूद है। 4 अनपेयर्ड बोन्स एंड 2 पेयर्ड। 4 वो बोन्स होती हैं जो अनपेयर्ड है, यानी सिंगल सिंगल होंगी ना, अलग अलग होंगी, और 2 ऐसी बोन्स हैं जो पेयर्ड हैं, यानी 2 2 4, तो 4 4 8 बोन्स आपको नजर आती हैं आपके क्रैनियम में। अभी हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेंगे। वैसे तो यहाँ हमें बोन या स्केलेटन के स्ट्रक्चर को, स्कल के स्ट्रक्चर को सॉरी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बार हमें देखना है और आगे देखते हैं चीज आप। तो अच्छा, वो मैं जो बात आपको कह रहा था थोड़ी देर पहले नमाज से पहले कि जब न्यू बॉर्न बेबी डिलीवर होता है तो उसके कुछ महीने तक आप देख सकते हैं
ऑलमोस्ट 6 महीने तक आप देख सकते हैं कि उसके स्कल का जो ऊपर वाला क्रैनियम का पार्ट है उसमें आपको गैप नज़र आता है। अगर आप हाथ रख के देखेंगे तो वहाँ पे आपको महसूस होगा हार्ट बीट, हार्ट तो वहाँ नहीं है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन जो आ रही है वो बोन्स के बीच में गैप है, तो जो ब्लड ब्रेन में जा रहा है उसकी पल्सेशन आपको वहाँ महसूस हो सकती है। इट मीन्स कि उस एरिया में बोन अभी प्रोड्यूस नहीं हुई, बनी नहीं। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि बच्चे जो छोटे होते हैं, चाहे वो न्यू बॉर्न हो या उससे थोड़े से बड़े भी हो जाएं, तो उनके सर पर हाथ ना मारें, मजाक में भी, क्योंकि उनके सर पे हाथ मारने का मतलब है कि डायरेक्टली वो हिट करेगा टू द ब्रेन और कुछ भी नुकसान हो सकता है। अगर आपका जोर से हाथ लगा तो डेफिनेटली ब्रेन में डैमेज हो सकता है। ठीक है, ये इसकी वजह क्या है कि ये बोन्स आपस में अटैच या गैप रखती हैं, अटैच नहीं होती, ये हम आपको चैप्टर नंबर 4 में दिखाएंगे जब हम रिप्रोडक्शन की बात वहां कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट में हम जो यहाँ की बोन्स की डिटेल है वो आपके सामने ले आते हैं, और वो ये है कि अनपेयर बोन्स जो हमारी हैं वो क्रैनियम आर फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फेनोइड, एथमोइड, 4 बोन्स हैं जो अलग अलग आपको नजर आते हैं। बोन्स पूरी फ्रॉक की आपने अब सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस आप करेंगे ना कॉलेज में, तो उस वक्त आपको पूरा फ्रॉक का स्केलेटन पढ़ना होगा। तो उसमें हमारा फ्रंटल भी होगा, ऑसिपिटल भी होगा, स्फेनोइड भी होगा, एथमोइड नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा वहाँ ऑलमोस्ट 20-22 बोन है, क्योंकि वो एम्फीबिया और उसकी बोन्स आपस में फ्यूज नहीं हुई अभी। हमारे पास क्रैनियम बनने में, क्योंकि हम मैमल हैं, हायर मैमल हैं, तो सारी जो नीचे से क्लास है उनमें क्रैनियम की डेवलपमेंट हमें नजर आती है, और हम तक पहुंचते पहुंचते क्रैनियम बहुत अच्छी तरह डेवलप हो चुका होता है। तो हमारे पास बोन कम है और क्रैनियम कवरिंग बहुत अच्छी है। ठीक है जी, जो पेयर्ड बोन है वो क्रैनियम आर पेराइटल एंड टेम्पोरल। तो एक पेयर पेराइटल का होगा, एक पेयर टेम्पोरल का होगा। दो दो चार ये हो गए, चार ये, 8 बोन हो गई हमारी, 8 हड्डियां हो गई। ठीक है जी, फेशियल बोन जो आपके फेस को बना रही होती, देयर आर 14 फेशियल बोन्स। मैंडिबल, मैक्सिला, अपर जॉ, लोअर जॉ जिसे आप कहते हैं, पैलेटाइन बोन जिसको आप अपनी तालू या छत कहते हैं अपने माउथ कैविटी की, जिग्मोटिक बोन्स, नेजल बोन्स, नाक की हड्डी, लैक्रिमल बोन्स साइडों में जो होती है, बूमर जो अगले फ्रंट पर अंदर की साइड आपके दांतों के होती है, और इंफीरियर नेजल इनर साइड पर जो नेजल की बोन्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स की बोन्स आपकी फेस को प्रोड्यूस करने में मददगार साबित होती है, तो हम इन्हें फेशियल बोन्स का नाम देते हैं। मैंडिबल जो आपके जबड़े हैं, ठीक है, उनको मैंडिबल कहते हैं। जॉ इंग्लिश में लफ्ज है और बायोलॉजिकल टर्म में हम उसको मैंडिबल कहते हैं। द टूथ बेयरिंग मैंडिबल इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेशियल बोन एंड सपोर्टेड बाय अ सिंगल बोन कॉल्ड डेंचरी। तो ये एमसीक्यूज में आप लगा लीजिए अपनी बुक में, पेज नंबर जो आपके 36 है उसमें एक्सिल स्केलेटन में पहले ही पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लास्ट वर्ड आपको नजर आ जाएगा। तो ये फेशियल बोन का यानी लोअर जॉ का जो पार्ट है जहाँ पर दांत हमारे ग्रूव में अटैच होते हैं, तो उस जगह या उस बोन को डेंचरी बोन कहा जाता है, डेंटाइन दांत। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आपको ये हमने आपसे कहा था कि डायग्रामेटिकली स्कल आपको दिखा देते हैं थोड़ी सी, और इसमें आप देख सकते हैं जनाब, फर्स्ट हम यहाँ बात करें एथमोइड, जो आपके जो हम कहते हैं उसे आई बॉल का जो सर्किल है उसका इनर साइड है, और उसका ऊपर का हिस्सा और
सामने की स्कल का पार्ट फ्रंटल लोब जिसके अंदर मौजूद होती है, तो वो फ्रंटल बोन कहलाती है। दोनों साइड पर हमारे पास ये एक नज़र आ रही है स्फेनोइड मौजूद है, और फिर हमारे टेम्पोरल 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 कान वाला हिस्सा आपका, वो दोनों साइड पर है। फिर ये बड़ी एक पीस मौजूद होता है दोनों साइड पर, जिसे हम पैराइटल बोन का नाम देते हैं। सेफ रखने वाला, बहुत बड़ा है तो इसलिए ज़्यादा सेफ रखता है। और फिर निचली जानिब आपकी ऑसिपिटल लोब भी यहाँ होती है, तो इसी नाम से ऑसिपिटल बोन इसको नाम दिया गया। ठीक है जनाब, तो ये हमने स्कल की बात फिलहाल आपके सामने रख दी। अब हम चलते हैं एक्सिल स्केलेटन के पार्ट में ही, और वो दूसरा पार्ट उसका कहलाता है वर्टिब्रल कॉलम। मैंने आपसे कहा था एक्सिल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक स्कल कहलाती है और एक हमारा वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड इन अ hollow spine backbone called vertebral column present from skull to the pelvis। आपकी बोन से लेकर और पेल्विस तक एक खास रॉड लगी है, और उस रॉड के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड को उर्दू में हराम मगज शायद कहते हैं ना, तो हराम मगज पता नहीं क्यों कहते हैं इसको, लेकिन बहरहाल ये इसलिए कहते हैं शायद कि ये पकता नहीं है, और पकेगा तो यानी अगर आप उसको गोश्त में पका रहे हैं ना और आपको अंदाजा नहीं हुआ कि जी उसमें ये पीस पीस का आ गया, तो वो गोश्त के जायके को खराब कर देता है। बहरहाल कुर्बानी में मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि ऑब्जर्व कीजिए कुर्बानी करने के दौरान किस तरह से आपके ऑर्गन्स एनिमल्स के आपको नजर आते हैं, फिर किस तरह से उनको काटा छीला जाता है, अलग अलग पीस किया जाता है। तो जब आप देखेंगे रिब केज को उर्दू में कहते हैं चांपें बनाना, तो चांप बनाने का वक्त आएगा तो आप देखेंगे कि उसमें आपकी जो वर्टेब्रल कॉलम है उसको किस तरह से बीच में से काटा जाता है, और फिर कपड़े से पकड़कर एक वाइट सा मटेरियल बाहर निकाला जाता है। वो हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद क्या, हमारा सॉरी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी, तो ये पेल्विस तक जाता है पूरा, चूंकि इसका कनेक्शन होता है ब्रेन के साथ और ये जरूरी है। इट कंसिस्ट ऑफ 33 बोन्स विच आर कॉल्ड वर्टेब्री। तो ये 33 बोन्स होती हैं जिनको हम वर्टिब्री कहते हैं। ये छोटे छोटे पीस हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और जुड़कर वर्टिब्री कहलाते हैं। वर्टेब्रेट हमने इसीलिए नाम दिया ना, वर्टिब्रल कॉलम भी हमने इसीलिए नाम दिया। अब उसमें पहला जो आपकी गर्दन में मोहरे होते हैं, वर्टिब्री होती है, वो 7 होते हैं, उन्हें हम सर्वाइकल कहते हैं। अब वर्टिब्री तो 33 पूरी है ना, तो अब उनको अलग अलग जोन में हमने अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। तो पहले जो हमारी गर्दन में मौजूद होते हैं स्कल के फौरन बाद, वो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्री कहलाते हैं। ठीक है, और 7 हमें ये नजर आते हैं। फिर थोड़ा सा नीचे उसके थोरैसिक जो सीने का हिस्सा हमारा आता है, क्योंकि थोरैसिक पार्ट हमें उसको जो बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहा जाता, तो वो हमारे वर्टेब्री होते हैं। फिर उसके बाद लंबर यानी कि लोअर एब्डोमिनल पार्ट जो आपका है वो आ जाता है, तो उसमें नंबर 5 आपके 20 मिनट। फिर सबसे लास्ट जो बिल्कुल एंड में मौजूद है वो हमारा आ जाता है, तो उसे हम पेल्विक जोन का नाम देते हैं, पेल्विक कहते हैं, तो वो 9। अब हमारे पास ये हम वर्टेब्रल कॉलम के पीछे की तरफ से आपको दिखा रहे थे, बात कर रहे थे। इस वर्टेब्रल कॉलम के साथ हमारे एक चीज अटैच होती है जिसको अभी मैंने आपसे कहा था, क्या, चेस्ट कैविटी फॉर्म करने वाली हमारी हड्डियां, जिनको हम रिब केज का नाम देते हैं। ठीक है, और रिब केज पीछे से तो जाकर हमारे वर्टेब्रल कॉलम से अटैच होती है, लेकिन आगे से आकर एक और बोन है सीने की हड्डी आप उसे कहते हैं, और वो कहलाती है स्टर्न।
अगर आपने ये चिकन विकन तो नॉर्मली बच्चे ज़्यादा ही खाते हैं, तो उसमें देखा होगा एक ट्रायंगुलर शेप की बोन आपको नज़र आती है चेस्ट में, तो उसे कहा जाता है स्टर्नम। तो बर्ड्स की जो स्टर्नम होती है वो कील लाइक होती है, ठीक है। इससे शायद अगर आपको कोई लफ्ज़ याद आ गया हो तो कोई मेरा बच्चा जल्दी से बता दे कि स्टर्नम बर्ड्स में कील लाइक होती हैं, तो कहाँ पढ़ा था ये, जल्दी से बताइएगा, बस चंद सेकंड में। चंद सेकंड गुजर गए जी, कोई नहीं बता सका, इट मीन्स कि याद नहीं आया, कोई बात नहीं। स्टर्नम कील लाइक होता है। आपके पास क्वेश्चन आया था, राइट द डिफरेंस बिटवीन फ्लाइंग बर्ड्स एंड रनिंग बर्ड्स, तो उसमें आपको ये डिफरेंस याद होगा, आपने याद किया होगा, ठीक है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। कार्बोनेट किसने लिख दिया बच्चे, कैरिनेटा या कैरिनेट आपने लिखना होगा शायद, तो वो लफ्ज आपसे गलत हो गया। बहरहाल, तो कैरिनेट्स या हम कहते हैं उनको फ्लाइंग बर्ड्स, तो हमारी स्टर्नम छोटी होती है, पतली होती है। फ्लैट बोन विच फॉर्म्स अ पोर्शन ऑफ द बोनी वॉल ऑफ द थॉरेक्स, हमारे सीने या थॉरेक्स का बोनी वॉल बनाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट बोन, इसको हम सीने की हड्डी का नाम भी देते हैं। रिब केज आर एलोंगेटेड, अब रिब केज ने जाहिर सी बात है इस पूरे वर्टेब्रल कॉलम को सहारा भी दिया हुआ ताकि एक कैविटी फॉर्म हो जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है लंग्स एंड हार्ट का प्रोटेक्शन करने के लिए, और वो रिब केज से बनती है। रिब्स आर एलोंगेटेड फ्लैटन, देखी होंगी आपने, चपटी होती हैं। सेमी सर्कुलर हाफ सर्किल में आपको नजर आती हैं। कंपोज ऑफ 12 पेयर, 12 पेयर होंगे यानी 24 रिब्स की हड्डियां होती हैं। विच आर्टिकुलेट थोरेसिक वर्टेब्री, 10 pairs of ribs are attached to anteriorly to the sternum, आगे से 10 पेयर जो हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं, लेकिन आखिरी 2 पेयर, द लोअर 2 pairs of ribs are called floating ribs because they remain free and not connected with the sternum। पीछे से तो वो वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच हैं 12 के 12 पेयर, लेकिन आगे आकर जब वो स्टर्नम से अटैच होते हैं तो उनमें से 10 पेयर तो अटैच हो जाते हैं, लेकिन 2 पेयर अटैच नहीं होते, वो फ्री होते हैं, तो हम उनको फ्लोटिंग, तैरने वाली रिब का नाम भी देते हैं। रिब केज क्या करता है, मैंने भी आपसे कहा था, इंक्लोजेस चेस्ट कैविटी, प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स, ठीक है, बहुत जरूरी था कि हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम्स का जो सर्वाइकल वर्टेब्री का पोर्शन, फिर थोरेसिक वर्टेब्री का पोर्शन आपके आया, लंबर वर्टेब्री आया, स्क्रम, ये हमारी पैल्विक गर्डल की बात आ गई, ये कॉकेक्स, ये जिसको हम टेल बोन कहते हैं, ठीक है। इसका जिक्र भी करते हैं हम आगे चलकर। तो ये एज अ अभी डिस्कशन जो कर रहे थे हम उसके अगेंस्ट ये डायग्राम में आप इन तमाम चीज़ों को यहाँ देख सकते हैं, ठीक है जनाब। सर्वाइकल्स आपको नज़र आ रही हैं, थोरेसिक वर्टेब्री आपको नज़र आई, और फिर आपको लंबर नज़र आएगा, फिर लास्ट में हमारी पैल्विक गर्डल के पार्ट नज़र आ रहे हैं। उनको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया अलग अलग जो उसके नाम हैं उनसे। आगे चलते हैं जनाब, और आगे हमारे पास आ जाती है बात क्या कि अपेंडिकुलर्स क्या। इसमें एक क्वेश्चन जो हमारा शॉर्ट है, पेज नंबर 37 पर एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा, पेज नंबर 37 पे आ जाइएगा सब, और उस पे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा, इसको हम थोड़ा सा आपके सामने रखें। उसकी बेसिक वजह है कि ये एक रीजन है, ठीक है, और यहाँ पर आप पहले देख लीजिए, मैं आपको रीड आउट करके दिखा देता हूँ। The original number of bones in a human vertebral column is 33, but due to the fusion of 5 hip vertebrae into a sacrum and fusion of all the 4 tail vertebrae into a coccyx, the visible number decreases to 26.
समझ में आई बात? हमारी वर्टेब्रल कॉलम में 33 बोन्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट होती चले जाती है तो उसमें से 5 जो हिप बोन्स हैं वो ज़रा फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने में उनमें से एक फ्यूज होकर सैक्रम बना देती है और दूसरी यानी कि 4 बकिया बोन वो फ्यूज होकर एक ही बोन बना देती है, इसे कॉक्सिक्स कहा जाता है। टेल बोन या कॉक्सिक्स। तीसरा, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा, स्केलेटन फॉर्मेशन हो रही होगी, उस वक्त हमारे पास जो बोन है वो 33 वर्टेब्री कॉलम होंगे, लेकिन हमारे पास जब कंप्लीट ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो बोन कितनी रह जाएंगी? वर्टेब्री कॉलम 26 रह जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, रीजन व्हाई एडल्ट ह्यूमन हैव, एडल्ट ह्यूमन कह लें या ह्यूमन बेबी कह लें, 26 वर्टेब्री, 26 विजिबल वर्टेब्री इंस्टीड ऑफ 33, इंस्टीड ऑफ 33। ठीक है जी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, व्हाई एडल्ट ह्यूमन हैव 26 विजिबल वर्टेब्री इंस्टीड ऑफ 33। आज के लिए हमारा यहाँ तक रहेगा, टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है और पेंडिकुलर को हम कल देखेंगे। कोई क्वेश्चन अगर है तो जल्दी से पूछ लीजिए ताकि हम फिर नेक्स्ट क्लास की तरफ चलें। हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है।